बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ, क्योंकि सब तारीफें और सब बड़ाइयाँ, सब शुक्र उसी के लिए है। और उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, की आले पाक पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और सिराज मुनीर बनाकर भेजा। नाज़रीन, ये हमारा पहला एपिसोड है, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इसके मकसद के ऊपर हम अभी तफसीलन बात करते हैं। अरसलान अहमद साहब, अरसलान भाई हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है और उनकी बड़ी नवाजिश की तशरीफ़ लाए और इन्होंने इस आइडिया को लाइक पहले आदमी जिन्होंने सपोर्ट किया और इसको अहमियत भी दी और स्पेशल वक्त भी निकाला और अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बेचारे मेरे पास आए बैठे को पिछले 2-4 घंटे से सामान भी हसन भट्टी अभी जबरदस्ती अपने आप को होस्ट और मुझे गेस्ट बना रहे हैं। हालांकि इस पॉडकास्ट के लिए तो फिलहाल हम दोनों ही होस्ट हैं और चूंकि ये एक पहला पॉडकास्ट है और थोड़ा सा एक तारुफ भी सिलसिला भी होगा, तो हसन भट्टी साहब और मैं यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से कुछ 15-16 साल पहले के साथी हैं और बल्कि अब तो शायद बीएससी कर रहे हैं हम 6 से 19 साल 2006 से 19 साल। हसन भट्टी साहब जो है वो माशाल्लाह हाफिज हैं और इल्म फजल में एक अच्छा मुकाम रखते हैं। मास्टर्स डिग्री इन्होंने मिलानो से की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मुझे माफ करें, ठीक है आप करिए। तो इनका ये आइडिया था कि एक पॉडकास्ट किया जाए और हम चूंकि मैं खुद इनसे 2-3 साल सीनियर था यूनिवर्सिटी में, हम दोनों लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे अपने अपने वक्तों में, तो हमें एक कहीं ना कहीं कोई गैप सोसाइटी में महसूस होता था कि इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए जो शायद एक गैप है, एक कैजुअल किस्म की, जिसमें जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको हम किसी तरह से पूरा कर सकें बदलते हुए हालात में आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि हमारे लिए इस पॉडकास्ट का किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल लेयर या वो चीज़ नहीं थी और ना ही कोई शोहरत की तमन्ना थी। अगर हो जाए तो हमें इस पे कोई मज़ाक़ा भी नहीं। क्योंकि शोहरत से मैं पर्सनली तो बड़ा सा भागते ही आया हूँ, क्योंकि माशाल्लाह 2 किताबें पब्लिश कर दी, 2 किताबें पब्लिश हुई। एक तो आपने अपनी वो लड़कपन में कर दी थी। लड़कपन वो खैर नहीं था, हाँ, लेकिन 21 साल की उम्र के अंदर अगर आप करें तो उसको मेरा मैं जवान लड़कपन नहीं कह सकता। अरसलान भाई का मैं बताऊं, अरसलान भाई, मैं वो अपने पहले वाली बात पे मुद्दे पे आता हूँ बाद में। अरसलान भाई माशाल्लाह प्राइवेट कंपनी में बड़ी सीनियर पोस्ट पे हैं, बाहर काम कर चुके हैं, मुल्क में काम कर चुके हैं, लाइक 2 किताबें लिख चुके हैं। इनकी जो अभी ताज़ा तरीन किताब आई है गंदम के नाम से, वो इन्होंने जो इंटरनेशनल लिटरेचर है सारे को एक तरह से उसका एसेंस को उर्दू में कहते हैं, वो निकाल के, नहीं तासीर तो नहीं हो गया, एसेंस निकाल के तो इन्होंने लाइक जो मुद्दा है वो एक ही है, जो इस पॉडकास्ट का है वो भी गंदम का है और वही मेरा ख्याल है कि एसेंस है जो हम कहना चाह रहे हैं उसका, कि जो चीज़ें आवाम तक, हमारी आवाम तक, हमारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन बावजूद इन सारी टिकटॉक के और यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के इन सारी चीज़ों के बावजूद पहुंच नहीं पा रही। बहुत सारे हमारे मुआशरती मसाइल हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करना, वो लोग बाज़ औक़ात इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके लिए फिर वो नहीं, मुमकिन नहीं रहता कि वो इस तरह की बातों को, टॉपिक्स को छेड़ें जो कि काफ़ी आप कहने के क्या उसे कहते हैं, मुतनाज़ा शख्सियत को भी बना देते हैं। तो बहरहाल मुतनाज़े की तो बात, अरसलान भाई का सॉरी सर, आपका तारुफ मैं करा दूं। अरसलान भाई माशाल्लाह 2 गाड़ियां इनके पास, ठीक है, जिम जाते हैं बाकायदगी से, फिट हैं माशाल्लाह और कंपनी में बड़ी में काम करते हैं, बड़ी हायर पोस्ट पे हैं, अदबी नशिस्तें और अदबी मुशायरे और जो मुकाबला जात हैं, स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोज हैं, उस कम्युनिटी के साथ इनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। भाभी ने देख लिया तो वो ना कहे जरूर मैं रिश्ता का इश्तिहार बना लूंगा मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन माशाल्लाह एक अकम्प्लिश्ड पर्सनैलिटी है और लाइक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी तरफ हमने देखा और इनके जैसा बनने की कोशिश की
असलान भाई की नज़में सुन के हमें नज़्म लिखने का शौक पैदा हुआ, नज़्म पढ़ने का अंदाज इनका इतना शानदार था कि उसकी ही नक्काली करते करते हमने वो नज़में पढ़ी, तो कामयाब नहीं हो सके लेकिन कोशिश की। हाफिज साहब जो है माशाल्लाह करेंगे आपके साथ जो पॉडकास्ट, इसमें आप देखेंगे कि ये आपकी अच्छी इस्लाह भी करते जाएंगे साथ साथ। हाँ, इस्लाह मेन मकसद तो इस्लाह ही है, लेकिन हम इसको कोई मजहबी वो चैनल नहीं बनाना चाहते, ठीक है। मजहबी बैकग्राउंड नहीं है, ऑफ कोर्स उस तरह से ना कोई डिग्री है, और दूसरा ये कि मजहबी लोगों के लिए मजहब की बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि लाइक हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई हमें ना पूछे, और हम एक मुहज़्ज़ब से दायरे के अंदर रह के वो बातें कर सकें जो कि अब लाइक बड़े स्टेचर के लोग बैठ के उनके लिए करनी मुश्किल हो जाती है। लाइक शादियों पे बात करनी मुश्किल है उनके लिए, ये फैमिली प्लानिंग पे बात करनी मुश्किल है, या होम स्कूलिंग पे बात करनी मुश्किल है। ज़ुकी का एक शेर है कि रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ, हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं उन्हें, सुभान अल्लाह। और नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, और गुनाहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। तो जो लोग वापस हमने आप ही डाल दी, अगर आपने अच्छा समझ रहे तो आपको तो अच्छे, बुरा समझ रहे तो मतलब आप ठीक रही है। तो हम ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा, अगर कुछ मजीद आगे बढ़ता है तो, क्योंकि ये तो पहला पॉडकास्ट है और मुझे लग रहा है कि वी आर मेकिंग इट एंजॉयबल, सो सुनने वालों के लिए भी लग रही है सोशल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। इसका नाम हमने रखा है काम की बात। काम की बात किसी ने पहले बना रखा था चाहे, लेकिन हमने बात में एक एक्स्ट्रा कर दिया, और काम को हमने CALM काम करती है। हाँ जी, क्योंकि हमारी काम की बात जो है ना, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि माशरे की फ्रस्ट्रेशंस को बतौर फ्रस्ट्रेशन ही वापस माशरे के मुंह पर ना मारा जाए। इसमें एक बस वो है डिस्क्लेमर काइंड ऑफ है, वो मैं शुरू में देना चाहता हूँ कि लाइक जैसे एहसान भाई ने कहा, को पैसे कमाना मकसद नहीं है, आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन चीज यही है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि हम किसी गलत बात की वो तशहीर करें, या कोई बेहयाई की बात करें, या उसका हुक्म दें, क्योंकि इसकी ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हुदूद में अपनी में बड़ी सख्त वो की हुई है। और साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि एक बेतकल्लुफी वाला एक मामला हो हमारा आपस में भी, लाइक हम लोग जब भी बैठे हैं आपके सामने या जो भी बैठे, वो इस तरह से बात करे कि जो जिसका इबलाग हो सके, जो कम्युनिकेट हो सके, जिसमें कम्युनिकेशन गैप कम से कम हो, और वो वाले टॉपिक्स हम पहुंचा सकें आप तक जो आमतौर पे हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। वैसे बड़े वो हैं ताज़ा किस्म के टॉपिक्स हैं जिनका बात नहीं भी है, हमारे पास टॉपिक्स हैं बेशुमार, बात ये है कि उस पर बात हो तो पता चलेगा। मुतनाज़ा मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मुतनाज़ा किसी भी चीज को बनाया जा सकता है। वो मंटो कहता था कि आप एक चमचे में से भी फांसी ढूंढ सकते हैं। हाँ, तो वो अब एक चमचे में से फांसी ढूंढना किसी दिन बताना क्या मिला। मुझे मुमताज मुफ्ती साहब को याद आ गया, वो कहते थे जॉब थी उनकी, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह लेते थे, तो उसके अंदर ऐसी ना बस वो जिस तरह स्याही से पहले होता था ना, कागज के दरमियान में डाल के इस तरह कर देते थे तो बोलते थे तो कोई शेप बनी थी। इस तरह की कुछ शक्लें उन्होंने, जो लोग आ रहे थे उम्मीदवार उनके सामने रखी, उन्होंने कहा कि आपको क्या नजर आ एक मौलवी साहब आ गए, उन्होंने उसके सामने रखी, पुलिस साहब ने उसको देखा, चमचमे से भी निकाल सकते हो मौलवी साहब जो एक मौलवियों का मजाक उड़ाना मकसद है हमको तकरीबन मुझे ना इसमें शामिल तो तुम तो हो भैया से तो है तो फिर हमारा पाकिस्तानी जो है वो मौलवी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्क जो है वो 97.99% पाकिस्तानी जो है मुसलमान ऐसे ही नहीं है, ये बना ही इस्लाम की बुनियादों पे था, और इस्लाम को हम कम से कम करेंगे। इससे पहले कि आगे ले जाए देखिए आप इतने बादल नहीं तो जरा सादा सादा भी आम सी बात करेंगे। हाँ जी, हाँ, तो कोशिश ये होगी नहीं, सोशल इश्यूज तो अपनी जगह। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये होगा, जब मैं आऊँगा, मैं ये है तो बची साहब का पॉडकास्ट, और ये इनके मेहमान ज्यादा आएंगे आपके पास में, और अगर कभी मेरा दाव लगा तो मैं भी कुछ किसी को बुला लूंगा। अलबत्ता ये है कि ये इनिशिएटिव चूंकि सोलली इनका है, तो माशाल्लाह इनकी चूंकि बैठक भी बहुत बड़ी है और इनको मिलते रहेंगे बहुत अच्छे लोग बात करने के लिए। मैं तो ऐसे ही पहला एक स्टार्टर था, तो स्टार्टर या एपेटाइजर कर लें इसको। तो
बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दुनिया में होने वाले बड़े वाक़यात, उनके पीछे के मुहर्रिकात और जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं दुनिया के सामने, फॉर एग्जांपल असमान भाई का स्टार है एरीज, ठीक है ना. एरीज एक फायर साइन को हर वक्त आग लगी, ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और ये करते रहते हैं. हमारा है वो दूसरा स्लो वाला कैप्रिकॉर्न है भाई. ये सोचा रहा कि कैप्रिकॉर्न हो के बात एरीज पे कर रहे हैं. वैसे मैंने सुना है कि कैप्रिकॉर्न और एरीज की इतनी अच्छी बनती नहीं है. बिल्कुल नहीं बनती. तो इनका ब्याह भी हो जाए तो लड़ रहे होते, मतलब अगर सादा बात करें. लेकिन ये एक बात अच्छी लगती है, मेरा फेवरेट स्टार कैप्रिकॉर्न है. और मैं बमला ही कहूंगा कि भट्टी साहब में भी वो चीज है कि ये धुन के पत्ते होते हैं, यानी बकरी, पहाड़ी बकरी. यानी जिस मेरी एक सिस्टर भी जो है कैप्रिकॉर्न है, तो ये जब कोई चीज जिद के तौर पे पकड़ लेते हैं तो ये उसको करके छोड़ते हैं. और ये एक मुसम्मम इरादे वाली बात, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये सर आप अकेले नहीं है वो. मैंने एक एस्ट्रोलॉजर है हमारे, बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान के. वो कहते होते हैं कि बेनजीर जो थी ना, उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बच्चा कैप्रिकॉर्न हो, लेकिन हो नहीं सका. सॉरी फॉर दैट. बट नहीं, तुम्हें क्या लगता है उनकी डिटर्मिनेशन में कमी होती उनके बच्चों की? सर मैंने कहा पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करें, ठीक है. अभी आहिस्ता है ना, सारे पत्ते नहीं शुक्र आ रहे. तो ये तो शुरुआत की ना, इंजरी तो हमारी मतलब कैप्रिकॉर्न की तारीफ कर रहा था. हाँ ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन एरीज का ये है कि जिस सर ने बात की ना, इतने सारे आपको डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स बता दिए कि जनाब इस पे भी गुफ्तगू करेंगे, इस पे भी करेंगे. सर एक्चुअली उनके मुताबिक जानते नहीं, ठीक है ना. जिस चीज के पीछे पड़ जाए, कभी ये वो कौन से साइबॉर्ग के पीछे बैठ के उस पर नज़में लिख रहे होते हैं, इस हद तक स्टडी कर देते हैं कि वो फिर हमारे लिए तो जाहिर है कैचअप करना ही मुश्किल हो जाता है ना. नहीं, भट्टी साहब की जरा नवाजी है. मेरा शायद स्टडी और मुताला ठीक है, मुनासिब तो है, लेकिन इनका मुझसे शायद ज्यादा भी हो और बहुत सारे लोगों का मुझसे ज्यादा होगा. या तो कोशिश ये करते हैं कि जितना टाइम मिल सकता है उसमें कुछ ना कुछ स्टडी कर लें. लेकिन ये है कि वो स्टडी, मैं यही समझता हूँ, दीन का भी यही कहना है हमारे. और बल्कि बड़ी खूबसूरत आयत है, मेरी फेवरेट है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून. और इसका आगे है कबरा मुक्तन इंदल्लाहि अन यक़ूलू मा ला यफ़अलून. यानी अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरी बात है कि तुम जो कहते हो वो करो ना. यानी कॉल ऑफ फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए. अब जब आपके पास पढ़ रहे हैं, नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो आपके पास कॉल तो उनका तो ढेर लग जाता है. लेकिन अगर आपके पास समझ नहीं है तो वो फिर सर इसमें बड़ी मजे की बात याद आ गई. वो सैयद काशिफ साहब है, ममनू मौसमों की किताब जिन्होंने लिखी, आजकल सुना है आपको मूवी के स्पोर्टर बैठ, अल्लाह मुझे माफ करे. लेकिन जो अच्छी चीज, जो चीज अच्छी है, मतलब मैंने आप पहले मंगवाई है, वो आ गई है मेरे पास. ये बहुत अच्छी किताब है, वो मैंने कई दफा पढ़ी. और उसका जो उन्होंने पेशरफ या दिबाचा जो लिखा हुआ है ना, वो भी बड़ा शानदार है. उसके अंदर उन्होंने अपनी रीडिंग का बताया कि जनाब फोर्खे लुइस बोर्खेस से लेके तो मॉल्ट तर्जम भी है ना, कहाँ पे 2-3 बड़े नावल भी तर्जमा किए हैं. अच्छा. तो उन्होंने हर शय पढ़ ली. तो उसके बाद बड़ा अच्छा जुमला लिखा कि ये सब कुछ, ये जो बड़े बड़े अदीब हैं, उन्होंने लिखा कि ये मेरे ज़ौक़े, वो जो सा पढ़ने का ज़ौक़ है, उसके साथ साथ कहने के ज़ौक़ की भी बड़ी हद तक तशफ़ी कर दी थी. तो मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है. दे हैव ऑलरेडी सेड इट सो ब्यूटीफुली. तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच रहता है. और वो जो बच जाता है ना थोड़ा सा, वो हम लाइक कहना चाह रहे होते हैं. और मकसद भी यही है. मकसद देखें, दोस्तों का आपस में मिलकर बैठने का मकसद जो होता है, और खासतौर पे हम जैसे दोस्तों का, और इनके साथ और भी जो लोग इस पॉडकास्ट में आएंगे, हम कोई सेलिब्रिटीज नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम, सर इस पॉडकास्ट का मकसद एक था. एक दिन मैंने खुर्शीद रिजवी साहब, तो इल्म बदल में आप खुर्शीद रिजवी साहब को जरूर बुलाएं. कमाल. और वो शानदार आदमी, माशाल्लाह, क्या बात है उनकी फारसी अरबी पर उनका जो अबूर है, लंबी उम्र दे. जरूर उनको बुलाएंगे हम इंशाल्लाह. उसमें मैं कैमरे के पीछे बैठ के भी सुनना मुनासिब समझूंगा कि मौके पे मैं मौजूद हूँ. तो इस तरह के पॉडकास्ट हमने वैसे और दोस्तों के साथ किए हैं, जफर इकबाल साहब, लेकिन वो पोइट्री के वाले से थे. अब आप जो करना चाह रहे हैं वो चूंकि इल्म फजल और गुफ्तगू के तनाजुर में आता है, तो गुफ्तगू बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आने वाली नस्ल को गुफ्तगू का एक थोड़ा सा
मजा दिया जाए कि गुफ्तगू का फन क्या है, तहजीब क्या है, बात में लोच क्या है, या जितने भी आजकल 90% से ज्यादा, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि 100% पॉडकास्ट के अंदर गुफ्तगू का आंसर नहीं है, यानी वो लंबा हो जाता है, मेरे इतना पेशेंस भी नहीं है, वो सब्र आजमा काम बन जाता है, अब हमें सुनना लाइक किसी के लिए कितना मुश्किल होगा ये नहीं, वो एपिसोड। एडिटिंग उसमें की जा सकती है चीजों के अंदर, जो भी बात होती है उसके अंदर अगर सनसनी को शामिल कर दिया जाए और एक एजेंडे के तहत अगर कोई बात की जा रही है, उसमें से गुफ्तगू निकल जाती है, वो खास तौर पे डिबेट में शामिल हो जाती है। मतलब हम अगर किसी यहाँ बैठे हैं, बेशक हमारा एक एजेंडा जरूर है, लेकिन आप इसको ये फ्रीली कंसीडर कर रहे हैं कि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा इसके बारे में, आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार की, एक ज़हन जरूर बनाया कि ये बात करनी है, तो हम गुफ्तगू में शामिल हो गए। और गुफ्तगू में जिस तरह आप एक कर्टेसी दिखा रहे हैं कि जो मैं आपकी बात को मुकम्मल होने से पहले काट रहा हूँ, आप जो है अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं, मेरे दरमियान में भी बात आ जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जो चाहती है आपसे एक सब्र, पेशेंस, एक तहजीब, एक कर्टसी, एक तकल्लुफ और एक बेतकल्लुफी, यानी एक एतमाद की फिजा होती है जो दो लोगों के, ये बड़ा जरूरी है, एतमाद के बगैर ये नहीं हो सकता, एतमाद के बगैर नहीं हो सकता। हम दोनों के दरमियान जो 20 साल का ताल्लुक है, वो इतना पूरा एतमाद है कि हम यहाँ बैठ के इतनी लंबी रिकॉर्डिंग कर भी रहे हैं और उसमें हमें कोई शक भी नहीं है। पॉडकास्ट का तारुफ भी मेरा ख्याल है काफी हद तक मुकम्मल हो गया कि इसको अगर मैं वो समराइज की उर्दू कहते हैं, इसका तलखीस कर दूं हाँ मतलब अगर मैं वो इसको पॉइंट्स में ले आऊं, लाइक बेतकल्लुफी वाला एक और एक शाइस्ता गुफ्तगू और शाइस्ता मजाक, और एक हमारे जो मुआशरती कुछ मसाइल हैं या वो पहलू हैं जिन पर बात नहीं होती, उन पर बात करना, आम लोगों से बात करना, आम लोगों का नुक्ता नजर आपके सामने रखना। और लाइक एक बड़ी चीज मेरे दिमाग में जब से मैं सोचना शुरू किया, घूमती रही कि यार सारा दिन लोग देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, एक वो कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो देखें तो वो उसके बाद कोई दो लफ्ज नए सीख लें। कोई एक मुश्किल बात आ जाएगी, लेकिन नून मीम राशिद साहब सर आपको पता है कितने शानदार शायर है, उन्हें शायरों का शायर कहा जाता था। वो इतनी मुश्किल शायरी करते थे कि शायर कहते थे कि यार ये क्या है, तो शायरों की जो सी तन आसानी है उस पर कहते थे कि यार इनको अगर महीने में कोई एक लफ्ज सीखना पड़ ही जाता है तो कौन सी क्या बता जाती। तो इस लाइक पॉडकास्ट में हम ये कोशिश करेंगे, अगर ये हजम हो सके, कि कोई ऐसी चीज हो जो नई आप लोगों तक पहुंचा सके। मैं ये नहीं कहता सिखा सकें, जाहिर है हम इस तरह की किसी पोजीशन में नहीं है, सर के नजदीक जाहिर है वो होंगे हम लोग कोई इल्म फजल वाले लोग, जैसे उन्होंने मुझे कहने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है ऐसे नहीं, हम आदमी से आदमी की तरह मिलना चाहेंगे। जिस तरह मोमिन राशिद की बात की तो वो कहते थे कि आदमी से डरते हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी तो तुम भी हो, बिल्कुल ऐसे आदमी जुबान भी है, आदमी बयान भी। क्या बात है। तो जुबान और बयान तो हम लेके ही आए हैं, और लिटरेरी सोसाइटी का भी एक रहेगा सर इसके। हाँ, ये एक तड़का नहीं है बेसिकली। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस एज पे हम पहुंच चुके हैं अराउंड 40s के करीब, बताना जरूरी नहीं होता है क्योंकि वैसे नंबर कमरी एतबार से पहुंच गया हूँ, शमसी एतबार से मैं पहुंच गया हूँ। तो मामला मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके ऊपर हम जो एक शख्सियत होती है वो तय पा चुकी होती है, और इवन पैगंबरी भी जो है 40 साल की उम्र में ही अक्सर अंबिया को मिली, तो उसमें एक शख्सियत का बहुत बड़ा एक पहलू अमल पा चुका होता है। तो जो तहजीब, शाइस्तगी और ये लिटरेचर है, ये तो इनबिल्ट हो चुका। जिन लोगों को भी आप बुलाएंगे, अगर हमारे एज फेलोज होते हैं, तो उनकी एक पुख्ता शख्सियत होगी जो कि अपना असर खुद एक चीज में एक गुफ्तगू में डालेगी। इसमें वो एक जो बात आपने की, ये लाइक जनरली ठीक है, लाइक 40 साल की उम्र में आपके जज्बात और उन चीजों में एक ठहराव आ जाता है। लेकिन वो मुझे जो बात अच्छी नहीं ना लगती, वो मुझे बाद लोगों से सुनता हूँ कि यार मैं तो इंजदा ही है, लाइक मेरी तो तबीयत ऐसे ही है, मैं तो शुरू से ऐसा ही हूँ। ये इससे मुझे बड़ी खूबसूरती नहीं देखें, नहीं इर्तिका का अमल और लर्निंग तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई भी शख्स उसको आखिरी दम तक
اگر یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ توبہ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری دم تک وہ سیکھ بھی سکتا ہے. تو بالکل ایسے یہ لرننگ کا پروسیس تو چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عادات اتوار اور وہ چیزیں جو کہ ہڈیوں میں اتر چکی ہوتی ہیں ان کو چینج کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ڈسٹنکٹ پرسنالٹیز یوزلی 30s کے اندر آپ کی ایک بن چکی ہوتی ہیں. اس کی وجہ بائسنس بھی ہے. کچھ بائسز ہوتی ہیں جو ہر انسان اپنے لرننگ کے عمل کے دوران جو ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 40 کے بعد اپنی جو بائس اوپینین ہے اس کو چینج کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں. البتہ کہ ہونا ضرور چاہیے، ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں لائک وہ تو ہمیشہ اوپن ہی ہوتے ہیں نا، لائک جو بڑے لوگ ہوتے ہیں. چینج کے لیے اوپن ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن اپنے اندر سے اس چیز کو اینالائز کر کے ایکسپٹ کرنا یہ بڑا ڈفرینٹ ہے. ہماری پوڈ کاسٹ کا ایک مقصد یہ ہوگا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سٹک ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو انکریج کریں کہ یو کین ڈو دس، اور آپ چینج ہو سکتے ہیں. اور ٹرانسفارمیشن جہاں تک بات ہے تو لائک مجھے تو لگتا ہے کہ روزانہ میرے کنسپٹ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ایک اچھی چیز ہے. مدرسے سے نکلا ہوں، مدرسے کے بعد پھر پتہ نہیں کب تک مذہبی بحثیں کرتا رہا، پھر اس کے بعد لائک مذہبی بحثیں ختم ہوگی. اب مجھے لگتا ہے کہ لائک وہ فرقے بھی نہیں ہونے چاہیے. اب وہ میرے مدرسے والوں کو گھر کالے کر ایک یعنی روشن خیال انسان جس کو کہا جاتا ہے یا میانہ روی جو اختیار کرتا ہے اس کے اندر ان لرن کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور ری لرن کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. ان لرن کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا لرن کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ان لرن نہیں کریں گے تو لرن نہیں کر سکتے. کیونکہ بہت ساری چیزیں میں ایسے ہی کہوں گا جیسے نیوٹن کے جو قوانین تھے ان سے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آئنسٹائن نے نظریہ اضافت دے دیا تو نیوٹن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تو چلو ختم ہو گیا. وہ اپنی جگہ پہ اپنے دور کے حساب سے بالکل ریلیونٹ تھا. آج بھی وہ جس فریم آف ریفرنس میں ریلیونٹ ہے اس میں آج بھی ریلیونٹ ہے، لیکن جس فریم آف ریفرنس میں وہ ریلیونٹ نہیں رہتا وہاں پہ نظریہ اضافت آ جاتا ہے آئنسٹائن کا. تو یہ کینوس وسیع ہونے کی بات ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے پاس کو ڈس اون کر دو. آپ نے ڈس اون نہیں کرنا ہوتا اس کو، آپ نے نیو چیز لرن ضرور کرنی ہوتی ہے اور اس کی بیسس پہ اس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے جو اپنا پاس ہوتا ہے. آسان لفظوں میں سنیں ایسے دوبارہ مطلب یہی کہ دیکھیں آج بھی نیوٹن کے قوانین جو ہیں وہ اپلیکیبل ہے ہمارے اس فریم آف ریفرنس میں اپلیکیبل ہے. لیکن جب ہم خلا میں جاتے ہیں، جب ہم گریوٹی کی وہ فارم دیکھتے ہیں جس کے اندر بلیک ہولز ہیں، تو وہاں پہ نیوٹن کے قوانین جو ہیں وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. سائنس ان کی محبوبہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نیوٹن غلط تھا. بالکل صحیح. نیوٹن اپنے فریم آف ریفرنس میں، اپنے اس دنیا کے معاملات میں ہم جس طرح سے میئر کر رہے ہیں چیزوں کو وہ ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں فلیٹ ارتھر ہوں، اس کو بھائی دنیا اس نے اوپر جا کے دیکھا ہی نہیں جہاز سے کہ دنیا گول ہے. وہ رہا ہی ساری عمر زمین پہ ہے، جس کی حد نگاہ شاید 10 کلومیٹر ہے، تو 10 کلومیٹر میں اس کو زمین جو ہے وہ فلیٹ نظر آتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اوپر جائے اپنا فریم آف ریفرنس چینج کرے تو اس کو پتہ چلے تو گلائی ہے یہ. اب میں یہاں یہ کہتا ہوں، بلکہ اب پاکستان کی بات آئی، اپنے معاشرے کی بات آئی، تو یہ پنڈ دادن خان کے اندر وہ لیبارٹری تھی جہاں پہ البرونی نے زمین کا قطر ناپ دیا تھا اس دور کے اندر بیٹھ. اور یہ مسلمان سائنسدان کا 1000 عیسوی کے آس پاس 1000 عیسوی کے آس پاس. اور یہ پنڈ دادن خان ہے جو ہمارے، اور یہاں پہ وہ ابھی بھی وہ پہاڑ موجود ہے اور اس پہ باقیات موجود ہے لیبارٹری کی. لیکن اس کو ہم نے وہ شکل نہیں دی میوزیم کی کہ یہاں پہ بچوں کو بلائے، یہاں پہ ان کو وہی اسی طریقے سے قطر میئر کرنا سکھائے. وہ بڑا کلوز ہے لائک جو اصل میں اب جس لائک پریسیژن یا ایکوریسی تک لیس دین یعنی آلموسٹ 2% ایرر کے ساتھ ہے. 2% ایرر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ اس وقت ایک پہاڑ کے اوپر سے چونکہ آپ کو کرۂ ارض کا جو افق ہے وہ ایک کرو میں نظر آتا تھا، وہ کرو کا فارمولا انہوں نے یوز کر کے پہاڑ کی اونچائی کے ساتھ وہ قطر ناپ دیا تھا. تو یہ ایک بات یہ ہے کہ ایک کس فریم آف ریفرنس میں آپ موجود ہیں، اور وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے بات چلی تھی کہ آپ ری لرن کر رہے ہیں، نیا سیکھ رہے ہیں، لیکن پچھلے کو ڈس اون کرنے کی بجائے اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں یا کریکشن کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط تھا، وہ اپنے زمانے میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم ریگریٹ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی انسان کبھی بھی جان بوجھ کے اپنے لیے کوئی غلط ڈیسیژن نہیں کرتا. اپنے لیے جان بوجھ کے اکثر 90% لوگ غلط ڈیسیژن نہیں کرتے. اور ریگریٹ اس پہ کیا جانا چاہیے جب آپ نے جان بوجھ کے اپنا نقصان بھی کیا. اگر آپ کے پاس نون سرکمسٹانسز میں اویلیبل انفارمیشن کے تحت جو آپشنز تھے اس میں سے آپ نے بیسٹ آپشن کا انتخاب کیا ہے تو پھر ریگریٹ کیسے؟
وہ بے شک غلط ثابت ہوا لیٹر آن, لیکن آپ کی اس بات سے تو کیپیبلٹی اس زمانے یا اس وقت کے حساب سے اتنی ہی تھی, تو آپ کو میرا خیال ہے جس زاویے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لائک جیسے اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے قیامت والے دن کے جو علم دیا گیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا, یہ آپ کی والی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو آپ کے پاس تھا اس کے حساب سے آپ نے بات یہاں پہ میرا خیال وہ جہاں بدل رہی ہے نا وہ رائٹ اور رانگ پہ ہے کہ ویدر دس واز دا رائٹ تھنگ ان یور لائک ججمنٹ اور دا رانگ تھنگ. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ شاید کسی اور لیول پہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے فائدے کے لیے دیکھ رہا ہوں, دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی ہو یا جس طرح سے بھی کہ وہ نہیں, میں اس کو کسی اور طریقے سے ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح جنت میں پھل کھایا آدم نے, ٹھیک ہے, اور اس کا مطمع نظر یہی رہا ہوگا کہ اب میں بی بی نے کھا لیا ہے, اس نے بے شک شیطان کے بہکاوے میں کھایا ہے, تو میں اکیلا کیا کروں گا. اچھی نون سرکمسٹانسز کے اندر ان کے پاس آپشن ہی یہ تھا. اچھا, اس کی سزا بھی یہی رہی کہ آپ دنیا میں آگے اگلے 40 سال دونوں علیحدہ مقامات پہ آئے ہیں, اور آپ کہا یہ جاتا ہے ہسٹورینز کے مطابق کہ حضرت آدم اگر یعنی سری لنکا کے جزیرے پہ شاید اترے, وہاں پہ ایڈم سپیک بھی ایک نون مشہور ہے جس کے اوپر ایک قدم کا نشان یا پتہ نہیں کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. میں سری لنکا گیا لیکن ایڈم پیکس پہ نہیں جا سکا, اور حضرت اماں ہوا جو تھیں وہ جزیرۃ العرب میں اتری, اور ان دونوں کا جو دوبارہ ملنا ہوتا ہے وہ 40 سال بعد ہوتا ہے. 40 سال آدم روتے پھرتے ہیں کہ مجھے ملا دیا جائے اس سے ہوا سے, اور ایٹ دا اینڈ یہ جبل رحمت جو عرفات میں پہاڑ, ان کے اس پہاڑ پہ ان کی ملاقات ہوتی. تو یہ جو 40 سال کی جدائی پھر دی گئی وہ بیسیکلی اسی ڈیسیژن کے بعد کہ اچھا ٹھیک ہے ساتھ رہنا ہے تو اب تھوڑا توبہ بھی تو کرو نا. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خطا کا پتلا بھی اتنا ہی بنانے کی اہلیت رکھی, اگر نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیتا اور ایک ایسی قوم لے آتا جو خطا کرتی اور اس کے بعد معافی مانگتی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ریگریٹ, اگر آپ نے نیک نیتی سے کوئی فیصلہ کیا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا تو وہ آپ نے نون سرکمسٹانسز میں ایک بہترین فیصلہ کیا تھا. اس لیے ریگریٹ کبھی بھی آپ کو نکال نہیں سکتا اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے, دوبارہ وہ کام کرنا نہیں چاہیے. اور یہی اصل میں پکی توبہ کا کانسیپٹ ہے, یعنی اگر آپ ایک مقبول توبہ کرتے ہیں تو آپ سے وہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا اپنا. پتہ نہیں سر وہ توبہ قبول بھی ہو جاتی پھر بھی شاید ہو جاتا ہو, لائک اللہ مجھے معاف کرے, میں وہ قرآن و حدیث کی جورسڈکشن میں نہیں جانا چاہتا, لیکن لائک اس کی سند ہے, لائک ایک حدیث پاک ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہی کس سے معافی مانگ رہا ہے, تو ٹھیک ہے اسے معاف کیا. پھر وہ دوبارہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہے کس سے معافی مانگ رہا ہے, ہاں جی, تو پھر معاف کر دیتے. پھر تیسری دفعہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے پتہ ہے کس سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کی پوری حدیث پاک نہیں ہے, ظاہر ہے میں اس کا جو مجھے یاد ہے وہ حصہ سنا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو معاف کیا, اور اس کے دوبارہ بھی کرے گا تو معاف کیا. اگلی دفعہ دوبارہ کرے گا نہیں. اس میں یہ جو آخری ٹیسٹ ہے نا, اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر اس نے یہی کرتے جانا ہے, مطلب اس نے کر کے دوبارہ معافی مانگنے آنا ہے, تو یہ کرتا جائے, میں معاف کرتا جاؤں. سبحان اللہ. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. اچھا, اگر آپ ایک ہی باری میں اگلے تمام گناہوں کی معافی دے چکے ہیں تو ایک اور چیز ہے, لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی اس نے اگر معافی مانگنے آنا ہے تو کرتا جا, یہ ڈفرنٹ چیز ہے سر. اس میں وہ میرا خیال ہے میں کیونکہ اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اگر کوئی معافی مانگنے نہیں جاتا نا تو وہ بھی یہی بات ہے کہ وہ دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں, اور ایک دن نہیں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا اللہ معاف کرے. کرنی تو اچھی بات ہی چاہیے, یہ وہ ڈسکریج نہیں کر رہا میں آف کورس, لیکن بس ہم کوشش یہ کریں گے کہ لائک یہ قابل ہضم ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.